ठीक है, तो मैं कह रही थी कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू को हम कंपेयर कर रहे थे। ठीक है, तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू दोनों के दोनों सेम ही लूज कनेक्टिव टिश्यू के मेंबर्स हैं। ठीक है, दोनों के दोनों लूज कनेक्टिव टिश्यू के मेंबर्स हैं। ये जो डायग्राम दिया हुआ था ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का दिया हुआ है, यानी कि एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ एक डायग्राम दिया हुआ है, दैट इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का। तो उसे कंफ्यूज मत करना कि वो एडिपोज का है कि एरियोलर का है, इस तरीके से एग्जाम में जाके कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब देखो बात ये हो रही थी कि 3 टाइप के सेल्स जो होते हैं वो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं। एक है मैक्रोफेज, एक है फाइब्रोब्लास्ट और एक है मास्ट सेल। यही 3 सेल तुम्हें यहाँ पर भी देखने को मिल रहे हैं। सेकेंडली, इसमें जो पाया जाता है दैट इज कोलाजन फाइबर, और कोलाजन फाइबर की जो मात्रा है वो इलास्टिक फाइबर से ज्यादा होती है, इसीलिए मेजरली एनसीईआरटी ने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कोलाजन फाइबर ही दिखा रखा है। थर्ड पॉइंट ये है कि इसमें रेटिकुलर फाइबर कंप्लीटली एब्सेंट होता है। ठीक है, रेटिकुलर फाइबर कंप्लीटली एब्सेंट होता है, एकदम नहीं मिलता है। अब आ जाओ एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में क्या डिफरेंस होता है एरियोलर से? तो देखो, एडिपोज सेल्स यानी एडिपोसाइट्स के बारे में मैंने पिछले क्लास में बात कर रखी थी कि एडिपोसाइट्स जो होते हैं वो फैट स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ये एक मॉडिफिकेशन होता है, इट इज अ, ध्यान से सुनना, इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन कैसे? सारी की सारी चीजें जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में देखने को मिल रही है वो सेम चीजें एडिपोज में भी देखने को मिलेगी। ये सारी के सारी सेल्स यहाँ देखने को मिलेगी। इसके साथ सिर्फ यहाँ पर एडिपोसाइट एक एडिशनल सेल यहाँ देखने को मिलेगा। एडिपोसाइट देखने की वजह से हम इस पूरे टिश्यू को बोल देते हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। फाइबर्स भी यहाँ पर भी सेम ही होंगे। ठीक है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। जब एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में एक एडिपोसाइट को हमने ऐड कर दिया तो वो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू बन गया। ठीक है, तो ये था इन दोनों में डिफरेंस। अब एक स्लाइड यहाँ पर दिया हुआ है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये देखो, यहाँ पर अगर तुमको दिख रहा है कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में लिखा हुआ है कि इट इज अ स्पॉन्जी कनेक्टिव टिश्यू। स्पॉन्जी क्यों? क्योंकि इसमें जो मैट्रिक्स होता है वो कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। ठीक है, क्योंकि ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है तो मैट्रिक्स होगा सॉफ्ट, तो इसीलिए स्पॉन्जी कनेक्टिव टिश्यू से बोल देते हैं। अब मैंने बताया था जब कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ा रही थी कि कनेक्टिव टिश्यू इज द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू। ठीक है, मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब कनेक्टिव टिश्यू में भी सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन किसका होता है? तो इस कनेक्टिव टिश्यू में जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है वो मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन द बॉडी। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आए कि कौन सा कनेक्टिव टिश्यू सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो तुम लिखोगे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल होने की वजह से इसमें मैट्रिक्स जो होगा वो काफी ज्यादा होगा। ठीक है, तो सेल्स और फाइबर्स का अरेंजमेंट स्पार्स होगा। ठीक है, सेल्स और फाइबर्स का अरेंजमेंट स्पार्स होने की वजह से यहाँ पर देखने को मिलेंगे स्पेसेस, यानी कि ये लूज अरेंजमेंट होगा ऑफ सेल्स एंड फाइबर्स, इसीलिए हम यहाँ बोल सकते हैं कि मैक्सिमम इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट। ठीक है, ऑब्वियसली बात है लूजली अरेंज होगा तो स्पेसेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसीलिए कोई कुछ बोल रहा है क्या? ठीक है, मैक्सिमम इंटरसेल्युलर स्पेसेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब जो गैप्स तुम्हें देखने को मिलेंगे उसे हम कहते हैं एरियोली। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अब यहाँ पर फिर से वही लिखा हुआ है इन एरियोली अदर कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू लाइक फाइबर सेल्स एंड मैट्रिक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, फ्यू इलास्टिक फाइबर्स आर प्रेजेंट। तो मैंने बताया था कि कोलाजन फाइबर की मात्रा ज्यादा, इसलिए इलास्टिक फाइबर की मात्रा कम होगी। कौन कौन से सेल्स हैं ये भी मैंने बता दिया था, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज और मास्ट सेल्स। और इसकी फंक्शन क्या है तो समझना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ऊपर नहीं एक्सप्लेन किया गया है। जब मैंने एपिथेलियम टिश्यू में पढ़ा रही थी तो मैंने कहा था कि एपिथेलियम टिश्यू जो होती है वो एक कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर लाई करती है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू है, इसके ऊपर एक लेयर होगी बेसमेंट मेम्ब्रेन की, और उसके ऊपर इस तरीके से एपिथेलियल टिश्यू
अरेंज्ड होती है ना। तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू होती है ये कौन सी होती है? तुम देखो, मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, इसीलिए ये जनरली एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ही होती है। ठीक है, ये जनरली क्या होती है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ही होती है, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसका फंक्शन है सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम, ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है एपिथेलियम के लिए। तो ये कंप्लीट हुआ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अब आ जाओ एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू पे। सारे पॉइंट सेम है, फिर से मैं रीड आउट कर देती हूँ बस। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ये लूज कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है और ये स्किन के नीचे पाया जाता है। जैसे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू भी ये देखो स्किन यानी एपिथेलियम के नीचे पाया जाता है, उसी तरीके से एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू भी स्किन यानी कि एपिथेलियम के नीचे पाया जाएगा। अब कहाँ पाया जाएगा वो हम आगे देखेंगे, पहले इसके जनरल फीचर्स बात कर लेते हैं। अब इट कंटेन्स एडिपोसाइट्स, इसीलिए तो इसे एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। और इसका फंक्शन क्या है? स्टोरेज ऑफ फैट। अब ध्यान से सुनना, जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू होता है, मैंने बताया था कि उसमें एडिपोसाइट प्रेजेंट होते हैं और एडिपोसाइट दो तरीके के होते हैं, एक मोनोलॉक्यूलर और एक मल्टीलॉक्यूलर, यानी कि एक जो व्हाइट फैट का फॉर्मेशन करते हैं और एक दूसरे जो कि ब्राउन फैट का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि मल्टीलॉक्यूलर होते हैं और ये यूनिलॉक्यूलर होते हैं। तो अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये देखो, On the basis of adipocytes, two types of fats are found in animals. एक है white fat और एक है brown fat. अगर तुमने रिविजन किया होगा तो तुम्हें पता है कि ये एक ही लॉक्यूल यानी कि एक ही फैट का ग्लोब्यूल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये कैसा, ये जो एडिपोसाइट है इट इज मोनोलॉक्यूलर और इसमें बहुत सारे फैट ग्लोब्यूल्स देखने को मिल रहे हैं, देन इट इज मल्टीलॉक्यूलर। मैंने बताया था कि मोनोलॉक्यूलर में क्योंकि साइटोप्लाज्म पेरिफेरल हो जाता है इसलिए उसकी अमाउंट कम हो जाती है, तो सेल ऑर्गेनल यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया भी कम हो जाएगा और वो एनर्जी का भी प्रोडक्शन कम करेगा। उसका सब कुछ उल्टा यहाँ पर होगा, साइटोप्लाज्म ज्यादा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगा, तो एनर्जी का प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। और इस तरीके के जब सेल्स दैट इज मोनोन्यूक्लियर एडिपोसाइट्स जब एक साथ क्लब करेंगे तो ये टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे और उसे हम कहेंगे व्हाइट फैट। उसी तरीके से मोनोलॉक्यूलर एडिपोसाइट्स जब एक साथ आएंगे तो ये एक टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे जिसे हम कहेंगे ब्राउन फैट। अब सुनना, अब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो वो एग्जाम्पल्स हो जाएगा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का। सबसे पहले हम ब्राउन फैट की बात करते हैं। ब्राउन फैट वहां पाया जाएगा जहां पर एनर्जी की डिमांड होगी काफी ज्यादा। ठीक है, तो एक इन्फेंट के अंदर यानी कि एक न्यू बॉर्न बेबी के अंदर तुम ही सोचो कि उसे बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना, उसे ठंड नहीं लगनी चाहिए, तो उसके बॉडी में व्हाइट फैट की अमाउंट कम होगी और ब्राउन फैट की अमाउंट ज्यादा होगी ताकि उसे रेजिस्टेंस प्रोवाइड हो सके कोल्ड से। इसीलिए हम ये कहेंगे कि न्यू बॉर्न बेबी में ये पाया जाएगा। सेकेंडली, हाइबरनेटिंग एनिमल्स जैसे कि रैट हो गया, श्रियू हो गए। ठीक है, तो तुमसे बस पूछा जाएगा कि हाइबरनेटिंग एनिमल्स का एग्जाम्पल नहीं पूछा जाएगा। तो इतना याद रखना कि हाइबरनेटिंग एनिमल और न्यू बॉर्न बेबी में ब्राउन फैट पाए जाएंगे, क्योंकि एनिमल हाइबरनेट क्यों करते हैं? कोल्ड को सरपास करने के लिए, कोल्ड से बचने के लिए। तो ब्राउन फैट इसमें पाया जाएगा और यही एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल भी हो जाएगा। अब आ जाओ व्हाइट फैट कहाँ पाया जाएगा। मैंने बोला कि व्हाइट फैट जो होता है इट इज प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। अब बीनीथ द स्किन कहाँ? तो देखो, ये एक तुम्हारे स्किन का मतलब तुम्हारे स्किन का टीएस है। ठीक है, तो इसमें अगर तुम देखो एक सेक्शन है, ये ऊपर तो होगा एपिथेलियम, एपिथेलियम के नीचे आओगे तो यानी कि ये एपिडर्मिस होगा, एपिडर्मिस के नीचे वाले लेयर को हम कहते हैं डर्मिस, और ये दोनों लेयर को मिला के हम कहते हैं स्किन। ठीक है, इसीलिए देखो ये पिंक वाले लेयर और ये पर्पल वाले लेयर दोनों को मिलाकर स्किन लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये देखो स्किन के नीचे प्रेजेंट है एक लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये लूज कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है? तो ध्यान से देखना, ये जो येलो येलो पैचेस तुम्हें देखने को मिल रहे हैं ये फैट के पैचेस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये क्या है? हमारा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है। अब यहाँ पर पैनिकुलस एडिपोसस लिखा हुआ है,
तो इतना पढ़ने का जरूरत नहीं है, ये तुमसे इतना डेप्थ में नहीं पूछेंगे कि कहाँ पाया जाता है, इसे क्या नाम होता है, ये इतना डेप्थ में नहीं पूछा जाएगा। हाँ लेकिन ये जरूर पूछा जाता है कि a thin continuous layer of white fat under a dermis of skin is called as hypodermis of skin, ठीक है। a thin continuous layer of white fat, ये देखो thin continuous layer दिख रहा है तुम्हें white fat का, ये कहाँ है, इस डर्मिस के नीचे है, ये डर्मिस, ये पूरा पर्पल वाला लेयर है इसके नीचे, तो इसे हम क्या कहते हैं, हाइपोडर्मिस, डर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस, और एक किससे बना हुआ है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है कि ये व्हाइट फैट है। अब आगे एग्जाम्पल देखते हैं। इसके अलावा व्हाइट फैट कहाँ देखने को मिलता है, तो ये एक बोन है, बोन का ट्रांसफर सेक्शन है। जब हम बोन का ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं तो जब बोन को परत दर परत खोलते जाओगे तो अंदर की तरफ एक येलो बोन मैरो मिलेगा, ठीक है। ये येलो इन कलर क्यों है, क्योंकि इसमें व्हाइट फैट का डिपोजिशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, इसलिए थोड़ा सा येलोइश तुम्हें देखने को मिलेगा। तो ये येलो बोन मैरो अगेन इट इज मेड अप ऑफ व्हाइट फैट, ठीक है। तो ये भी व्हाइट फैट का ही एग्जाम्पल है। तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा एग्जाम्पल है ब्लबर ऑफ वेल। ये देखो, ये एक वेल का ब्लबर को ऐसे रिफ्लेक्ट करके दिखाया हुआ है, यानी कि उसे कट करके उसका कट सेक्शन तुम्हें दिख रहा है। तो जो ब्लबर होता है वेल का, वो उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, एक इंसुलेटर की तरह काम करता है कोल्ड, क्योंकि जो समुद्र का टेम्परेचर होता है वो जनरली जाड़ा के दिन में कोल्ड हो जाता है, ठीक है। तो उसे बचाने के लिए ब्लबर ऑफ वेल प्रेजेंट होता है। फोर्थ एग्जाम्पल इज हम्प ऑफ कैमल, ठीक है, ये भी इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। और फिफ्थ एग्जाम्पल है फैट बॉडीज ऑफ फ्रॉग। तो अब ये एग्जाम्पल तुम्हारा कहाँ काम आएगा, ये एग्जाम्पल तुम्हारा काम आएगा जब तुम फ्रॉग चैप्टर पढ़ोगे तब, स्टिल तुम्हें पढ़ना है ये अभी। फैट बॉडीज का मतलब क्या होता है, अभी हमने यहाँ पर देखा ह्यूमंस में जैसे कि एक पूरी की पूरी लेयर प्रेजेंट होती है इस तरीके से वाइट फैट की, जिसे हम कहते हैं हाइपोडर्मिस ऑफ स्किन। लेकिन फ्रॉग के केस में ये इस तरीके से पैचेस में प्रेजेंट होती है, इस तरीके से पैचेस में येलो फैट प्रेजेंट होती है, तो उसे हम कहते हैं फैट बॉडीज ऑफ फ्रॉग। तो ये सारे के सारे पांचों एग्जाम्पल किसके हैं, व्हाइट फैट के एग्जाम्पल, ठीक है। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब एक एग्जाम्पल था एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का, वो देख लो। ये है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है टेला सबक्यूटेनिया। अगेन इसका नाम कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा दे रखा है कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू आर प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, ठीक है। तो वहां पे ये चीज थोड़ा सा समझ में नहीं आता है कि कहाँ बीनीथ द स्किन। तो अगेन सेम डायग्राम है, ये एपिडर्मिस है, ये हाइपोडर्मिस है, इन दोनों को जोड़ के हम कहते हैं स्किन। तो इस हाइपोडर्मिस के जस्ट नीचे जो ये लूज कनेक्टिव टिश्यू का तुम्हें लेयर देखने को मिल रहा है, ये बना हुआ है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से। तो a thin continuous layer which connects skin with underlying skeletal muscle। देखो ये जो लूज कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है, ये इसे मसल से जोड़ रहा है कि नहीं, ये इसे मसल से जोड़ रहा है ना। ये लूज कनेक्टिव टिश्यू का लेयर इस स्किन वाले पार्ट को इस मसल से जोड़ रहा है, तो इस किसका काम है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का काम है, ठीक है। और ये जो येलो येलो कलर के पैचेस दिख रहे हैं, ये है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है कि ये सब म्यूकोसा ऑफ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी प्रेजेंट रहता है, यानी कि सब म्यूकोसा ऑफ रेस्पिरेटरी एंड जीआईटी में प्रेजेंट है। तो ये अगेन एक जीआईटी का यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का ये फिर से एक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का एक टीएस है, ठीक है। तो इसमें सबसे आउटर से सबसे इनर में लेयर कौन कौन से हैं, 11th के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है क्योंकि ये तुम ह्यूमन फिजियो में पढ़ोगे, लेकिन अच्छी बात है कि पहले से एक बार समझ लेना ज्यादा सही रहता है। तो अगर हम आउटसाइड से इनसाइड की तरफ जाएं तो क्या होगा कि आउटसाइड में हमें मिलता है सेरोसा, फिर हमें मिलता है मस्क्यूलरिस लेयर, फिर हमें मिलता है सब म्यूकोसा, और फिर मिलता है हमें म्यूकोसा। तो ध्यान वाली बात क्या है कि ये जो सब म्यूकोसा वाली लेयर है, यही तुम्हारी बनी हुई होती है किससे, एडिपोज सॉरी एरोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है।
आई होप मैं अच्छे से समझा पा रही हूँ तुम्हें जो 11th थे जिन्होंने ये चीजें नहीं पढ़ रखी है। ठीक है, कुछ भी कहीं दिक्कत हो तो बीच में इंटरप्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि पूरा लेक्चर खत्म होने के बाद बोलना, बीच में रोक के बोल सकते हो। अब देखो ये एक मसल का टीएस है, ठीक है, ठीक है। तो मसल फाइबर में जो एंडोमाइशियम होता है, एंडोमाइशियम क्या होता है, ये देखो ये पूरा का पूरा एक मसल, ठीक है। एक मसल जो होता है वो बहुत सारे मसल बंडल से मिलकर बना हुआ होता है, यानी कि ये तुम्हें एक मसल बंडल दिख रहा है, ये दूसरा मसल बंडल दिख रहा है, ये तीसरा मसल बंडल दिख रहा है, इस तरीके से मसल बंडल से मिलकर एक मसल फाइबर बना रहता है। लेकिन इस मसल बंडल के अंदर रहता क्या है, तो इस मसल बंडल के अंदर छोटे छोटे मसल के फाइबर्स रहते हैं इस तरीके से। तो ये छोटे छोटे फाइबर्स हैं, ठीक है, ये इसके कवरिंग को हम कहते हैं एंडोमाइशियम। और ये जो मसल बंडल का जो कवरिंग है इसे हम कहते हैं पेरीमाइशियम। तो ये दोनों का दोनों ही बना रहता है एरोलर कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है। तो यहां तक कंप्लीट हो गया एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड, और क्या कंप्लीट हुआ, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। यस, गुड दीपक। और लोग कोई अटेंटिव नहीं है क्या क्लास में? हुजैफर, if I'm pronouncing the name correctly. मैम हुजैफा। हाँ, हो ना क्लास में? यस मैम क्लास में। ठीक है, अब देखो लूज कनेक्टिव टिश्यू पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब हमें जो पढ़ना है दैट इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो देखो नीचे पहले लिख देती हूँ उसके बारे में। देखो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है कि मैंने बताया था कि इसमें मैट्रिक्स का अमाउंट जो होता है वो काफी ज्यादा कम होता है। मैट्रिक्स का अमाउंट कम होता है और इसमें सेल्स काफी ज्यादा होते हैं और फाइबर्स भी काफी ज्यादा होते हैं। सेल्स और फाइबर ज्यादा होते हैं, बीच में मैट्रिक्स कम होता है, तो क्या होता है बहुत कॉम्पैक्टली चीजें अरेंज रहती है इसके अंदर। कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट की वजह से क्या होता है कि इसे हम नाम दे देते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब देखो डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो होता है इसका, इसे भी हम फर्दर क्लासिफाई कर देते हैं, यानी कि अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। ये सारा का सारा क्लासिफिकेशन पता है तुम्हारे मॉड्यूल में दे रखा है, ठीक है। और एनसीईआरटी ने एकदम इरेगुलर पैटर्न में इधर उधर एक्सप्लेन करके रखा है चीजों को, तो तुम्हें तुम्हारे माइंड में क्लियर रहना चाहिए कि तुम क्या पढ़ रहे हो एनसीईआरटी जब तुम उठाओगे तब। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इसका बेसिस क्या होता है? इसका बेसिस होता है टाइप्स ऑफ फाइबर्स, यानी कि कौन से फाइबर्स प्रेजेंट है। तो ये दो तरीके के हो सकते हैं, व्हाइट और येलो, ठीक है, एक व्हाइट फाइबर और एक येलो फाइबर। टाइप्स ऑफ फाइबर अलग अलग है। तो अगर व्हाइट फाइबर प्रेजेंट है तो उसे हम बोलेंगे व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू WFCT, और अगर येलो फाइबर्स प्रेजेंट है तो उसे हम बोलेंगे YFCT, दैट इज येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कौन से फाइबर व्हाइट कलर के दिखते हैं और कौन से फाइबर येलो कलर के दिखते हैं, किसी को याद है? यस मैम। हाँ बोलो। मैम क्या कोलेजन फाइबर वाइट और इलास्टिक येलो। गुड, ठीक है। तो कोलेजन फाइबर व्हाइट कलर के दिखते हैं, ओके। तो इसमें व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में क्या रहेगा, कोलेजन फाइबर की मात्रा काफी ज्यादा रहती है। और इसमें जो येलो फाइबर्स होते हैं और जो रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं ये दोनों कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। वहीं पर येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें येलो फाइबर ज्यादा रहेंगे, ये तो बात एकदम ऑब्वियस है। लेकिन सेकंड बात ये है कि इसमें कुछ हद तक थोड़ा सा कोलाजन फाइबर भी प्रेजेंट रहता है, लेकिन रेटिकुलर फाइबर कंप्लीटली एब्सेंट रहता है। यानी कि दोनों में जो प्रेजेंट नहीं है दैट इज रेटिकुलर फाइबर। व्हाइट में सिर्फ और सिर्फ कोलाजन प्रेजेंट है, लेकिन येलो में कोलाजन भी प्रेजेंट है और येलो भी प्रेजेंट है। येलो नाम है इसीलिए येलो फाइबर ज्यादा मात्रा में रहेंगे और कोलाजन कम।
तो ये डिफरेंस हो गया। अब फर्दर ये डिवाइडेड रहती है, ठीक है, यानी कि काफी सारे डिविजन्स देखने को मिल रहा है, लेकिन जब ये कंप्लीट होगा तो सब कुछ साफ साफ तुम्हें दिखेगा कि क्या है क्या नहीं। वाइट को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, एक है रस्सी और एक है चादर। समझ में आ जाएगा क्या इसका मतलब क्या है। यानी कि एक है कॉर्ड और एक है शीथ, यानी कि दोनों को, व्हाइट को भी हम डिवाइड करते हैं इनटू कॉर्ड्स एंड शीथ, और येलो को भी हम डिवाइड करते हैं इनटू कॉर्ड्स एंड शीथ। कॉर्ड जहां पर भी आए उसे सोचना कि ये रस्सी है, ठीक है, और शीथ जहां पर भी आए तो उसे सोचना कि ये चादर की बात हो रही है, ठीक है। उसी तरीके से कॉर्ड जहां पर भी आए समझना कि ये रस्सी है, और शीथ जहां पर भी आए समझना कि चादर की बात हो रही है। तो रस्सी का काम क्या होता है? दो चीजों को जोड़ना, तो इसका काम है ज्वाइनिंग। चादर का काम होता है किसी भी चीज को ढकना, कवर करना, तो इसका काम है कवरिंग। यहाँ तक अगर बातें क्लियर हैं तो तुम्हें एग्जाम्पल्स भी क्लियर हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर इसके स्लाइड पे आ जाओ। आज मैंने बहुत कोशिश किया था कि स्लाइड्स जो हैं वो सीक्वेंस में रहे। देखो ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है, ठीक है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स, ठीक है, फाइबर्स किस तरीके से ओरिएंटेड है, ये तो बात की, रुक जाओ दूसरा स्लाइड आ गया। क्लासिफिकेशन ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू सबसे पहले हमने पढ़ रखा था, तो उसमें ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ फाइबर्स मैंने बताया कि व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और येलो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो देखो यहाँ पर वही सारी चीजें लिखी हुई है जो मैंने नीचे लिखा था, तो इसे पढ़ना अच्छे से घर पे। अब ये देखो, ये येलो फाइबरस अगेन कॉर्ड एंड शीथ में डिवाइडेड है, और येलो सॉरी व्हाइट एंड येलो दोनों कॉर्ड एंड शीथ में डिवाइडेड है, यानी कि चादर और रस्सी में ये डिवाइडेड है। तो अब ये कॉर्ड एंड शीथ होते क्या है? तो देखो होता क्या है कि चाहे वो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू हो चाहे येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू हो, इसमें अगर हम बात करें तो फाइबर्स का अरेंजमेंट कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फाइबर्स, फाइबर्स का अरेंजमेंट कैसे है उस बेसिस पे हम इसे डिवाइड करते हैं इनटू कॉर्ड एंड शीथ, ठीक है। यानी कि ये देखो ये दोनों के दोनों डायग्राम जो है ना ये एनसीईआरटी के हैं। तो अगेन ये तो जो भी एनसीईआरटी की डायग्राम्स में बोल रही हूँ वो सारे तुम्हारे एकदम ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारे नजर के सामने अगर ये आए तो एकदम तुम सही ऑप्शन टिक करके आओ। कहीं कहीं कभी कभी पूरे चैप्टर में से कोई क्वेश्चन नहीं देगा, तुम सारे एग्जाम्पल्स रखते जाओगे, क्वेश्चन सिर्फ ये आएगा कि पहचानो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तुम्हें पता रहना चाहिए कि ये क्या है, ये कॉर्ड है, ठीक है। तो देखो जब फाइबर्स मैट्रिक्स के अंदर एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड हो, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कॉर्ड। यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। यहाँ पे डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू रेगुलरली अरेंज्ड है, एकदम देखो एक पैटर्न में अरेंज्ड है। और यहाँ पर देखो फाइबर्स किस तरीके से अरेंज्ड है, कोई पैटर्न ही नहीं है, तो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो इसी डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू को हम कहते हैं शीथ यानी कि चादर, और इसी डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू को हम कहते हैं कॉर्ड्स, ठीक है। क्योंकि रस्सी में भी तुम देखते होगे कि एक डेफिनेट पैटर्न में चीजें अरेंज रहती है ना, रस्सी इस तरीके से अरेंज रहती है ना। तो इस तरीके से तुम समझ सकते हो चीजों को। अब इसके आगे बढ़ते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या। सबसे पहला है व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में क्या आता है, कॉर्ड, ठीक है। कॉर्ड का मतलब मैंने क्या बोला था, रस्सी। रस्सी क्या करती है, चीजों को जोड़ती है। तो मेनी पैरेलल बंडल ऑफ कोलाजन फाइबर, क्योंकि व्हाइट है तो कोलाजन की मात्रा ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो मेनी पैरेलल बंडल ऑफ कोलाजन फाइबर्स एंड रोज ऑफ फाइब्रोब्लास्ट इन द मैट्रिक्स आर प्रेजेंट अल्टरनेटली, यानी कि रेगुलर पैटर्न में अरेंज है। बस तुम्हें क्या याद रखना है कि कोलाजन के फाइबर्स हैं, जो मैं टिक कर रही हूँ सिर्फ वही याद रखना है। कोलाजन के फाइबर्स हैं, रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल क्या है, टेंडन। टेंडन किसे कनेक्ट करती है, मसल को बोन से कनेक्ट करती है, ठीक है। मसल को बोन से कनेक्ट करती है टेंडन। तो ये देखो ये एक मसल है, मसल का ये
वो एंड है जो कि बोन से कनेक्ट हो रहा है, तो ये एक रस्सी की तरह काम कर रहा है, यानी कि मसल को बोन से कनेक्ट कर रहा है, तो ये टेंडन है। और एक इसका एग्जांपल है कॉर्ड का एग्जांपल, क्योंकि कॉर्ड इज अ रस्सी। अब दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल है पेरियोस्टियम, ठीक है। तीसरा एग्जांपल है पेरिकॉन्ड्रियम। इतने सारे एग्जांपल्स वैसे तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जो याद करना है वो मैं बता दूंगी, इतने सारे एग्जांपल्स याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टेंडन याद रखो, आगे मैं बता दूंगी क्या है एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाओ येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू पे। येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है कि कॉर्ड्स आते हैं, तो फिर से मैंने बताया था कि कॉर्ड्स का मतलब होता है रस्सी, तो ये चीजों को जोड़ेंगे। तो जो लिगामेंट्स है, लिगामेंट्स क्या करती है, बोन टू बोन कनेक्ट करती है। और लिगामेंट किसका एग्जांपल है, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पड़ने वाले कॉर्ड का एग्जांपल है, ठीक है। तो इसमें लिगामेंट में सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट रहेंगे, येलो फाइबर्स प्रेजेंट रहेंगे, क्योंकि ये येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का ही एग्जांपल है, ठीक है। अब इसके बाद शीत का एग्जांपल मैं तुम्हें लिख के भेज दूंगी, क्योंकि शीत जो है ये ऊपर नीचे इसके स्लाइड्स हो गए हैं, ठीक है। तो इस डायग्राम में तो मैं नहीं बताने वाली कि इसे कहाँ पे क्या है, कि इसके डायग्राम्स ऊपर नीचे हो चुके हैं, तो मैं तुम्हें लिख के भेजूंगी, स्लाइड के नीचे रहेगा। तुम्हें बस इतना याद रखना है कि शीत के जो भी एग्जाम्पल्स तुम्हें लिख के दिए जा रहे हैं, शीत कहीं पर भी प्रेजेंट हो, वो एक कवरिंग के फॉर्म में प्रेजेंट रहती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक तो एग्जाम्पल बता ही देती हूँ, जैसे व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, रुक जाओ एक सेकंड, शीत की बात हो रही है, शीत में व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बात हो रहा है। तो देखो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या होता है कि शीत मैंने बताया था कि इरेगुलरली अरेंजमेंट होती है कोलाजन बंडल की, इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ व्हाइट कनेक्टिव टिश्यू या कोलाजन बंडल्स। तो ये जो शीत होगी ये सफेद चादर होगी, क्योंकि व्हाइट वाले की बात हो रही है ना, तो सफेद चादर। और ये कहाँ दिखेगी, तो ये देखने को मिलती है हमें पेरिकॉन्ड्रियम में। पेरिकॉन्ड्रियम क्या होता है, किसी को पता है? पेरिकॉन्ड्रियम एनीवन? ठीक है कोई नहीं। मैम अभी हाँ जो आप बोलो। बताए वही वाला ना, मसल के सेल्स के अंदर में जो मतलब बाहर वाला सॉरी कवरिंग। सॉरी मैंने पेरिकॉन्ड्रियम लिखा है, एक सेकंड गलती से लिख दिया, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम किसी को पता है? नो मैम। कार्डियम का मतलब होता है हार्ट, यानी कि एक ऐसी सफेद चादर है जो कि हार्ट को ढकती है, यानी कि ये आउटर कवरिंग है हार्ट का, ठीक है। आउटर कवरिंग किसकी है, ये हार्ट की। उसी तरीके से इसके एक दो एग्जांपल्स और हैं, तो ये बस मैं समझाने के लिए तुम्हें बता रही हूँ कि इसका मतलब क्या है। अब पीली कलर की चादर की बात कर लेते हैं, यानी कि YFCT, ठीक है ना, यानी कि ये क्या है, पीला चादर। तो ये भी किसी को ढकेगा ही, तो ये किसे ढकता है, वॉल ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में जो वॉल्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं YFCT यानी कि येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के शीट से, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए इन दोनों के, ठीक है। अब इसके बाद जो हमें बात करनी है दैट इज स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ फाइब्रस टिश्यू एंड दैट इज रेटिकुलर टिश्यू। देखो अभी तक मैंने क्या बताया, लूज कनेक्टिव टिश्यू बताया, उसमें एरियोलर आया, एडिपोज आया। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में व्हाइट और येलो आए, है ना, कहीं पर भी। और व्हाइट किससे बने हुए हैं, व्हाइट बने हुए हैं कोलेजन फाइबर के बंडल से, और येलो बने हुए हैं येलो फाइबर के बंडल से, यानी कि इलास्टिक फाइबर के बंडल से। कहीं पर भी रेटिकुलर फाइबर का जिक्र नहीं हुआ है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया है, साइंटिस्ट ने क्या किया है कि इस येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू को एक अलग स्पेशलाइज्ड फाइब्रस टिश्यू, स्पेशलाइज्ड फाइब्रस टिश्यू के अंदर इसे रख दिया है, लेकिन किस में, डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, ठीक है।
डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ही इसे एक स्पेशलाइज्ड दर्जा दे दिया गया है, क्योंकि ये कहीं पे भी नहीं आता, इसीलिए इसे अलग रखा गया है। तो अब देखो किस तरीके से इसे रखा गया है। इसे हम कहते हैं रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। जब मैंने रेटिकुलर फाइबर्स में पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था कि रेटिकुलर फाइबर जो होते हैं एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करते हैं, और कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं लिम्फोइड टिश्यू में, अगर याद हो तो वहीं पे यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज मोस्टली फाउंड इन लिम्फोइड टिश्यू, यानी कि लिम्फोइड ऑर्गन में पाया जाता है। लिम्फोइड ऑर्गन में पाए जाने की वजह से इसका जो मैट्रिक्स है वो एकदम व्हाइटिश कलर का दिखता है, और व्हाइटिश कलर का दिखने की वजह से हम इसे कहते हैं कि ये लिम्फ की तरह दिखता है, क्योंकि लिम्फ जो होता है ना वो भी व्हाइट कलर का दिखता है, येलोइश व्हाइट कलर का। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैट्रिक्स ऑफ द टिश्यू इज लाइक लिम्फ। अब रेटिकुलर, जब मैंने रेटिकुलर फाइबर्स में तुम्हें पढ़ा रही थी तो मैंने ये भी बताया था कि जो रेटिकुलर फाइबर्स हैं उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं मैक्रोफेजेस। क्यों? क्योंकि ये पाए कहाँ जा रहे हैं रेटिकुलर फाइबर्स? लिम्फोइड टिश्यू के अंदर। और लिम्फोइड टिश्यू का काम यही होता है कि कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल आए तो उसे वो इनगल्फ करके फेंक दे, यानी बॉडी के बाहर हटा दे। ठीक है, तो ये फैगोसाइटोसिस के थ्रू होगा, और फैगोसाइटोसिस करने वाले सेल्स को हम क्या कहते हैं? मैक्रोफेजेस कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है मैक्रोफेजेस। और फिर लिम्फोसाइट्स तो रहेगा ही, क्योंकि लिम्फोइड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर है तो इसमें लिम्फोसाइट्स भी पाया जाएगा। लिम्फोसाइट्स मैंने बताया था कि एंटीबॉडी बनाते हैं, इस तरीके से मैंने बताया था। बी लिम्फोसाइट होते हैं, टी लिम्फोसाइट होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने सिर्फ और सिर्फ एंटीबॉडी लिख रखा है, यानी सिर्फ और सिर्फ उसने बी लिम्फोसाइट के बारे में इस चैप्टर में लिख रखा है। ठीक है, तो कोई नहीं, हम भी बस बी लिम्फोसाइट्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ लेते हैं। तो अब देखो, जो रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू है वो कहाँ भरे हुए हैं? लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर। यहाँ देखो लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर भरे हुए हैं, यानी कि ये लिम्फोइड टिश्यू का पूरा स्ट्रोमा बना रहे हैं। पूरा का पूरा अंदर का जो मटेरियल है वो रेटिकुलर फाइबर का बना हुआ है, यानी कि स्ट्रोमा जो बना रहे हैं दैट इज रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ। तो ये हुआ रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और इसके एग्जांपल्स कहाँ कहाँ है? स्प्लीन, स्प्लीन एक लिम्फोइड ऑर्गन है हमारे बॉडी का। इसके अलावा लिम्फ नोड्स जैसे टॉन्सिल्स, पेयर्स, पैचेस। तुम्हारे लिए ये चीजें आज नहीं लग रही होंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जब तुम 12 में आओगे तो तुम्हारे लिए ये चीजें नहीं रह जाएंगी। ये तुम बहुत बार ये चीजें पढ़ चुके रहोगे, अभी शायद तुम्हें डिफिकल्टी हो इसे याद करने में। तो अभी सिर्फ याद कर लो कि ये जगह पाए जाते हैं स्प्लीन में, लिम्फ नोड्स में, जिसके अंदर आता है टॉन्सिल। टॉन्सिल तो सबको पता है, सबको टॉन्सिलाइटिस बहुत लोग को होती है ठंड जाड़े के दिन में, गला दर्द देता है क्योंकि वो टॉन्सिल्स फूल जाती है, इसीलिए। इसके अलावा पेयर्स, पैचेस। ठीक है, इसके अलावा एंडोस्टियम में भी प्रेजेंट होता है। एंडोस्टियम का मतलब होता है जब हम बोन को काटते हैं तो ये बीच में येलो बोन मैरो है, येलो बोन मैरो के बाहर जो कवरिंग होती है ना उसे हम कहते हैं एंडोस्टियम, और एंडोस्टियम बना रहता है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक है, एंडोस्टियम किससे बना रहता है? रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू से। तो ये दो एग्जांपल्स हैं रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू के। तुम लोग का क्लास कितने बजे तक है? 6 बजे तक है क्या? अगर 6 बजे तक 6 से ज्यादा होगा तो फिर मैं पढ़ाऊंगी, नहीं तो फिर तुम्हारा दूसरा क्लास शायद हो सकता है। मैम 6:15 6:15 तक है ना? ठीक है, चलो। तो ये हुआ रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल। तो इस तरीके से हमने क्या कंप्लीट कर लिया? डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी कंप्लीट कर लिया। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है? रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है? मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बहुत अगर कंफ्यूजन लग रहा है तो मेरे साथ साथ माइक म्यूट करके बोलते जाओ, ठीक है? सबसे पहले हमने आज पढ़ा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमने दो तरीके के कनेक्टिव टिश्यू पढ़े, लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और ये लूज और डेंस किस बेसिस पे था? कि सेल्स कैसे अरेंज्ड है मैट्रिक्स के अंदर, मैट्रिक्स कितना है, यानी लूज कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स ज्यादा था और सेल्स बहुत दूर दूर अरेंज थे, सेल्स और फाइबर्स, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू। डेंस में मैट्रिक्स था कम और सेल्स और फाइबर्स जो थे वो बहुत पास पास अरेंज थे, तो वो था डेंस। ठीक है, तो लूज और डेंस कनेक्टिव टिश्यू हमने बात कर ली।
अब जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है वो दो तरीके का होता है, एक था एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एक था एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो हमने एक बर्तन लिया, उसमें हमने बहुत ज्यादा अमाउंट में मैट्रिक्स भर दिया और 3 सेल्स भरे, और वो 3 सेल्स क्या थे, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज और मास्ट सेल्स, यानी कि एफएम रेडियो होता है लेकिन एफएमएम लिख दो यहाँ पर। ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज एंड मास्ट सेल्स भर दिए, बहुत ज्यादा मैट्रिक्स भर दिया, और इसके अलावा फाइबर भी तो भरने हैं, तो कोलेजन, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू में 3 चीजें होनी चाहिए, मैट्रिक्स, सेल और फाइबर, तीनों चीजें हमने भर दी, तो इसे हम कहेंगे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अब इस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में हमने एक एडिपोसाइट भी ऐड कर दिया, तो जब एडिपोसाइट ऐड कर दिया तो ये हो गया एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। इस तरीके से हमने दोनों टिश्यूज पढ़ लिए। अब इसके एग्जांपल्स तुम्हें याद करने हैं कि ये कहाँ और ये कहाँ पाए जाते हैं। अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, डेंसली पैक्ड सेल्स इसमें पाए जाते हैं। ये दो तरीके के होते हैं, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फाइबर, कि कौन से फाइबर यहाँ प्रेजेंट है उस बेसिस पे ये होते हैं WFCT, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, एंड YFCT, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। अब बेस्ड ऑन फाइबर्स हमने दो टाइप में डिवाइड कर लिया। अब बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ फाइबर्स, अरेंजमेंट कैसे हैं इसके, रेगुलर है कि इरेगुलर है, उस बेसिस पे हमने इसे बोला रेगुलर और इरेगुलर। इसे भी बोल दिया रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर में हमें याद आई रस्सी की तो हमने लिख दिया कॉर्ड, इरेगुलर में याद आई चादर की तो हमने लिख दिया शीट। उसी तरीके से इसमें भी कॉर्ड और इसमें भी शीट। ठीक है, उसके बाद ये जब पूरा क्लासिफिकेशन खत्म हो गया तो हमने याद किया कि अरे रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू को तो हमने छोड़ दिया, तो फिर हमने रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू को अलग से पढ़ लिया अंडर डेंस कनेक्टिव टिश्यू ओनली। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारी चीजें कंप्लीट कर ली। अब एक लास्ट बचा हुआ है, दैट इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में मैंने बताया था कि ये किस बेसिस पे है, तो अगेन मैट्रिक्स किस टाइप का है उसके बेसिस पे है। ठीक है, यानी कि अगर मैट्रिक्स हार्ड है तो हमने उसे बोला कार्टिलेज और बोन, यानी कि स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। अगर मैट्रिक्स फ्लूइड लाइक है, यानी कि पानी की तरह है, तो उसे हमने बोला ब्लड एंड लिम्फ। अब एक खुशी की बात मैं बताती हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये जो ब्लड एंड लिम्फ है ना, ये ब्लड एंड लिम्फ, ये अभी मैं नहीं पढ़ाऊंगी। क्यों? क्योंकि ये सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ना है, ये सबसे ज्यादा खुशी की बात होती है। ठीक है, अभी क्या पढ़ना है, कार्टिलेज और बोन पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीज माइनस हो गया तुम्हारे सिलेबस में से, ये बाद में पढ़ेंगे। अब स्टार्ट करते हैं कार्टिलेज एंड बोन। अब देखो कार्टिलेज और बोन, ये मैंने पहले लेक्चर में भी थोड़ा थोड़ा बताया था कि स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल होता है, और इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनका काम होता है सपोर्ट एंड फ्रेमवर्क टू द बॉडी प्रोवाइड करना। तो कार्टिलेज और बोन ही वो स्ट्रक्चर्स थे जो सपोर्ट और फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं बॉडी को। ठीक है, सपोर्ट और फ्रेमवर्क कौन प्रोवाइड करता है, बोन और कार्टिलेज। तो अब देखो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता है कि कार्टिलेज और बोन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वही देखेंगे क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से आएंगे। तो ये देखो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि हमें सिर्फ और स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर स्केलेटल ही पढ़ना है, और स्केलेटल का एग्जाम्पल है बोन और कार्टिलेज। तो देखो यहाँ पे मैट्रिक्स जो है वो हार्ड हो जाती है, यानी कि मिनरल का डिपोजिशन हो जाता है उसमें, तो इसीलिए वो हार्ड हो जाती है। इट इज ऑल्सो नोन एज सपोर्टिंग टिश्यू, मैंने बताया, क्योंकि ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है बॉडी को। अब ये जो तुम्हें डायग्राम दिख रहा है ये कुछ नहीं है, ये डायग्राम है, यहाँ पे लिख देती हूँ, डायग्राम ऑफ कार्टिलेज। अब तुम्हें क्या करना है कि कार्टिलेज और बोन को कंपेयर करते हुए पढ़ना है। ठीक है,
कार्टिलेज और बोन को कंपेयर करते हुए पढ़ना है तो तुम क्या करोगे कि मैं ही कंपैरिजन करा दूंगी, तुम बस रिवीजन करोगे। ये कार्टिलेज है। कार्टिलेज का सबसे बाहर वाला जो सतह दिख रहा है ब्राउन कलर का, उसे हम कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। ठीक है, पेरिकॉन्ड्रियम। पेरिकॉन्ड्रियम इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ कार्टिलेज। तो वहीं पर अगर बोन की बात करें तो वहां पर क्या हो जाएगा, पेरिओस्टियम। ओस्टियम वर्ड इज यूज्ड फॉर बोन, कॉन्ड्रियम वर्ड इज यूज्ड फॉर कार्टिलेज। ठीक है, इसीलिए ऑस्टियोलॉजी होता है बोन की पढ़ाई, और जो भी ऑस ऑस करके चीज होता है सब बोन से रिलेटेड होता है, जैसे ऑर्थोपेडिक। ठीक है, अब आगे देखो, ये हो गया पेरिकॉन्ड्रियम के बारे में। अब देखो पेरिकॉन्ड्रियम जो है ये एक मैंने बताया था, यहाँ पर लिखा हुआ है IRWFCT। इसका मतलब क्या है, इरेग्युलर। IR का मतलब इरेग्युलर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इरेग्युलर का मतलब चादर। कैसी चादर, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज ठीक है, सफेद चादर। ठीक है, इट इज अ शीथ अराउंड जो पेरिकॉन्ड्रियम है, इट इज अ टाइप ऑफ व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का शीथ। ठीक है, यानी कि ये क्या कर रही है, कार्टिलेज को कवर कर रही है। तो पेरिकॉन्ड्रियम हो गया, पेरिओस्टियम बोन में बोलते हैं। अब कार्टिलेज बनाने वाले सेल्स को हम कहते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट। ठीक है, दे आर कार्टिलेज प्रोड्यूसिंग सेल्स। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं ना, मैंने बताया था ये फाइबर्स बनाते हैं, है ना, लेकिन कुछ फाइब्रोब्लास्ट जो होते हैं, यानी कि फाइब्रोब्लास्ट कैन मॉडिफाई टू फॉर्म अनदर स्ट्रक्चर दैट इज कॉन्ड्रोब्लास्ट। यानी कि कॉन्ड्रोब्लास्ट किससे मॉडिफाई होके बने हैं, तो दे आर द मॉडिफिकेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट ओनली। ठीक है, ये यहाँ पर बताने वाला पॉइंट था, वहां बता दी तो तुम्हें समझ में भी नहीं आता। तो कॉन्ड्रोब्लास्ट बने। देखो कॉन्ड्रोब्लास्ट जो है ये कहाँ कहाँ अरेंज है, तुम देखोगे पेरीफेरी पे अरेंज है। पेरीफेरी पे अरेंज दिख रहा है, एकदम सर्कल से सटे हुए दिख रहे हैं। तो जब ये बोन्स बना, सॉरी, जब ये कार्टिलेज बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनाएंगे, यानी कि कार्टिलेज बना रहे तो अंदर की तरफ बनेंगे। ठीक है ना, बाहर से अंदर की तरफ। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो यहाँ पर कॉन्ड्रोब्लास्ट होते हैं वो यूनिडायरेक्शनल वे में क्या बनाते हैं, कार्टिलेज का फॉर्मेशन करते हैं। वहीं पर अगर बोन की बात करें तो बोन में कॉन्ड्रोब्लास्ट नहीं होके, मैंने बोला था हर चीज में ऑस लग जाएगा, इसीलिए ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं। और ये बाई डायरेक्शनल वे में, यानी कि दो डायरेक्शन में बोन्स का फॉर्मेशन करते हैं। वो कैसे होगा तो मैं बोन में एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन ये सारे पॉइंट है जो तुम्हें अभी जानने हैं। ठीक है, कंपैरिजन। अब थर्ड पॉइंट, अब ये जो कॉन्ड्रोब्लास्ट होते हैं ये क्योंकि फाइब्रोब्लास्ट का ही मॉडिफिकेशन है, तो ये अपने चारों तरफ मैट्रिक्स भी बनाएंगे, है ना, ये मैट्रिक्स भी बनाएंगे क्योंकि ये सेल्स भी हैं, ऐसे भी तुम सोच सकते हो। तो ये देखो तुम्हें ब्लू कलर का जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज नथिंग बट द मैट्रिक्स। ठीक है, और इसके मैट्रिक्स को हम कहते हैं कॉन्ड्रोइटिन या फिर कॉन्ड्रिन। और मैट्रिक्स हर समय एक चिपचिपा दलदल होता है, यानी कि बना हुआ होता है हाइलुरोनिक एसिड से। क्योंकि ये कार्टिलेज है तो इसमें हाइलुरोनिक एसिड के साथ यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, डिपॉजिट ऑफ मिनरल्स। तो इसमें कुछ मिनरल्स डिपॉजिट हो जाते हैं और वो मिनरल है कॉन्ड्रोइटिन 6 सल्फेट, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कौन सा मिनरल यहाँ पर डिपॉजिट हुआ है, तो इट इज कॉन्ड्रोइटिन 6 सल्फेट। इस वजह से यहाँ का जो पूरा मैट्रिक्स है ब्लू कलर का वो कैसा हो जाता है, मिनरलाइज्ड हो जाता है। कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है। ठीक है, ओके, तो ये मैट्रिक्स की बात हो गई। अब देखो मैट्रिक्स जो है ये तुमको पूरा ब्लू कलर का दिख रहा है, कहीं पे भी तुम्हें छेद नहीं दिख रहा है, यानी कि होल नहीं दिख रहा। यानी कि यहाँ हम बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स जो होता है ये, इसमें कोई भी होल नहीं देखने को मिलता, लेकिन यानी कि कोई भी कैविटी नहीं देखने को मिलती। बोन की बात करो, बोन में एक बोन मैरो कैविटी मैंने दिखाया था तुम्हें बीच में, जब हम बोन को काटे थे, हमने काटा था बोन को। तो यहाँ पर मैट्रिक्स में मैट्रिक्स इज नॉट हॉलो,
क्योंकि उसमें प्रेजेंट है बोन मैरो कैविटी। ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट हो गया। अब देखो यहाँ पर एक लैक्यूना नाम का एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, मैट्रिक्स हॉलो नहीं है, लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे स्पेसेस हैं बीच बीच में, इसे हम कहते हैं लैक्यूना। इसी लैक्यूना के अंदर 1 से 4 कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, और ये कॉन्ड्रोसाइट्स का काम क्या होता है? कार्टिलेज का प्रोडक्शन करना। ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट्स का भी काम होता है कार्टिलेज को प्रोड्यूस करना। ओके, तो ये एक लैक्यूना के अंदर ही मिलते हैं। तो यहाँ पर लैक्यूना प्रेजेंट है, लेकिन लैक्यूना के अंदर 1 से 4 कॉन्ड्रोसाइट प्रेजेंट है। लैक्यूना जो है बोन में भी प्रेजेंट है, लेकिन बोन में जो लैक्यूना प्रेजेंट है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ऑस्टियोब्लास्ट या ऑस्टियोसाइट प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस हो गया। अब देखो बोन का फॉर्मेशन तो हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं जो बोन को खाते हैं, यानी कि बोन को डिस्ट्रॉय करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कार्टिलेज बहुत ज्यादा ओवर प्रोडक्शन हो गया कार्टिलेज का कॉन्ड्रोब्लास्ट की वजह से, तो बोन में डिफॉर्मिटी आ सकती है। तो उस डिफॉर्मिटी को कम करने के लिए कॉन्ड्रोब्लास्ट बोन को खा लेते हैं, यानी डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। तो उसे सॉरी कॉन्ड्रोक्लास्ट, क्लास्ट नॉट ब्लास्ट, क्लास्ट। तो यहाँ पर उसका नाम हो जाता है ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस थे दोनों के बीच में। अब यहाँ पर पूरा का पूरा स्लाइड दे रखा है, तो चलो स्लाइड्स पढ़ लेते हैं। जो चीजें मैंने भी बताई है वही सेम चीजें यहाँ पे स्लाइड्स में दे रखी है। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ कार्टिलेज इज पेरिकॉन्ड्रियम। मैंने बताया कि पेरिकॉन्ड्रियम इज द आउटर मोस्ट कवरिंग। ये देखो, ये पूरा का पूरा इज द पेरिकॉन्ड्रियम। यहाँ पर जो ब्राउन कलर का दिख रहा है वही यहाँ पर है। अब कार्टिलेज प्रोड्यूसिंग सेल्स आर अरेंज्ड ऑन द पेरिफेरी, यानी कि ये देखो सर्कल से सटे हुए सारे सेल्स क्या है? कॉन्ड्रोब्लास्ट। तो ये भी क्या है? ये देखो सटे हुए सारे सेल्स है ना यहाँ पे पर्पल कलर के, तो ये भी है कॉन्ड्रोब्लास्ट। फिर कॉन्ड्रोसाइट्स आर इनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटी, जिसे हम कहते हैं लैक्यूना, वो भी मैंने बताया। और एक लैक्यूना के अंदर 1 से 4 कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, ये भी तुम्हें पता है, अभी मैंने बताया। अब कॉन्ड्रोक्लास्ट क्या होते हैं? कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय करने वाले सेल्स को हम कॉन्ड्रोक्लास्ट कहते हैं। मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज जो होती है उसे कॉन्ड्रन कहते हैं, क्योंकि वो हाइलुरोनिक एसिड का दलदल से तो बना ही रहता है, लेकिन उसमें डिपोजिशन हो जाती है कॉन्ड्रेटिन 6 सल्फेट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, फिर अब क्योंकि वो मिनरलाइज हो चुका है, तो तुम बोल सकते हो कि कार्टिलेज की जो मैट्रिक्स है वो रिजिडिटी प्रोवाइड करती है और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है कार्टिलेज को। ठीक है, रिजिडिटी कैसे प्रोवाइड करती है? क्योंकि उसमें डिपोजिशन हो चुका है कॉन्ड्रेटिन 6 सल्फेट का। ठीक है, अब इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कार्टिलेज में ब्लड सप्लाई नहीं होता, लेकिन बोन में ब्लड सप्लाई होता है। तो अगर कार्टिलेज में ब्लड सप्लाई नहीं होता तो फिर वो जिंदा कैसे, उसे न्यूट्रिशन कैसे मिल रहा है? तो देखो, जो पेरिकॉन्ड्रियम है, यानी जो आउटर मोस्ट लेयर है कार्टिलेज की, इसमें ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ब्लड वेसल्स पाए जाने की वजह से क्या होता है? डिफ्यूजन के मदद से, डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ से सब्सटेंसेस अंदर की तरफ आ जाते हैं। तो इस वजह से इन्हें न्यूट्रिशन, यानी कि कॉन्ड्रोसाइट्स, कॉन्ड्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोक्लास्ट, इन सबको न्यूट्रिशन मिल जाता है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेज एंड बोन। तो अभी तो टाइम हो चुका है, नहीं तो और भी बहुत सारे 1-2 स्लाइड्स और बचे हुए थे, टाइप्स ऑफ कार्टिलेज बचे हुए थे सिर्फ और सिर्फ। कोई नहीं, टाइम हो चुका है, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगी। तो अभी किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। किसी को कोई डाउट नहीं है क्या? नो मैम। ठीक है, तो फिर जिसको डाउट होगा वो पूछ लेना व्हाट्सएप पे, और इसके नोट शेयर हो जाएंगे। और प्लीज मॉड्यूल खोल के पढ़ो कि क्या लिखा हुआ है उसमें। एरन के जो मॉड्यूल मैंने शेयर किए वो पढ़ो सबसे पहले। वो न्यू मॉड्यूल है, वो अपडेटेड मॉड्यूल है, नीट के हिसाब से है, तो उसे खोलो, उसे पढ़ो, और फिर एनसीईआरटी को जानो। ठीक है, तो तुम मीटिंग लीव कर दो।